जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर आरिफ शेखावत आज जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है उसके बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मेरी बातें कड़वी भी लगेंगी लोगों को, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज 2025 में जो हमला हो रहा है, इसकी जो शुरुआत है, आपको लग रहा है ये अभी हो रहा है, इसकी शुरुआत तो 1947 में हो चुकी थी। और हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी का फायदा उठाते हुए इतने वर्षों तक हमें इस चीज को झेलना पड़ा। 1947 में डायरेक्ट एक्शन हुआ, उसके दबाव की वजह से महात्मा गांधी और नेहरू जी ने पाकिस्तान बनाने का फैसला किया। भारतीय मुसलमान भाइयों को उनकी आबादी के प्रतिशत से अधिक जमीन दी गई। विचार ये था कि किसी भी तरीके से बड़ी मुश्किल से देश आज़ाद हुआ है और हम लोग सब आराम से रहें। पार्टीशन के लिए जब वोटिंग हुई तो 90% से अधिक मुसलमान भाइयों ने पार्टीशन होना चाहिए के पक्ष में वोट दिया, लेकिन जब जाने की बारी आई तो वे यहाँ रुक गए। उसके बावजूद भी हमारे देश के हिंदुओं ने बड़ा दिल दिखाया और इस बात को भी मान लिया और एक पैक्ट हुआ, लियाकत अली नेहरू पैक्ट। उसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे से को वचन दिया कि हम अल्पसंख्यक को संभालेंगे और उनको अधिकार देंगे, उन्हें समानता का अधिकार होगा। हमने उसको 100% निभाया, पाकिस्तान ने नहीं निभाया। 1948 में हम JNK में जब कश्मीर जीत रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू UNO में गए। जीतती हुई बाजी को हार में परिवर्तित हो गई और हमारे पास से POK चला गया। 13,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के पास रह गया। उसके बावजूद भी हमारा देश का जो नेतृत्व है वो टेबल पर हर बार हारा, ग्राउंड पर इंडियन आर्मी हर बार जीती। कोई भी सेना ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अपनी जीती हुई जमीन ग्राउंड पे लड़ाई जीतें और टेबल पर हमारे नेता हार जाएं। उसके बावजूद भी हमने धैर्य रखा है और अपने अनुशासन का परिचय दिया। हर बार हमारे सैनिक लड़ते रहे, शहीद होते गए रहे, हम लोग कुछ नहीं बोले। 1960 में जवाहरलाल नेहरू जी ने सिंधु जल संधि की। सिंधु नदी है एक, उसका आश्चर्यजनक रूप से 80% पानी पाकिस्तान लेगा, 20% हम लोग यूज करेंगे। इस पर भी बड़ा ही आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन नेहरू जी ने यह सोचा कि शायद पाकिस्तान इस चीज से खुश हो जाएगा और अपनी गलत हरकतों से बाज आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1965 में फिर युद्ध हुआ, फिर 1971 में युद्ध हुआ, फिर कारगिल वार हुआ 99 के बाद
पाकिस्तान को ये लगने लगा कि हम डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे इनसे, तो हमारे यहाँ एक प्रॉक्सी वार चलाया गया है। ये 90 में ही चल पड़ा था पहले, लेकिन 99 के बाद बहुत ज़्यादा गहराई से पाकिस्तान ने ये चलाया, प्रॉक्सी वार के रूप में आतंकवाद को पनपाया और कश्मीर के हमारे ही नागरिकों को बहकाकर, फुसलाकर, डराकर उनकी मदद से इसको आगे बढ़ाया। मेरा 30 साल सेना का तजुर्बा कहता है कि जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होगा तब तक कोई भी आतंकवादी घटना किसी भी देश में जाकर नहीं कर सकता। उसको खाना भी चाहिए, उसको छुपना भी है, उसको अपना हथियार भी छुपाना है, उसको कम्युनिकेशन भी चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। कहाँ से लाएगा? चलो, उसके बावजूद भी महाभारत के अंदर मुझे एक प्रकरण याद आता है। विदुर जी ने कहा था कि महाभारत के युद्ध से पहले युधिष्ठिर बार बार दुर्योधन को ये कह रहे थे कि युद्ध मत करो, और वो जो युद्ध न मत करो बार बार पांडवों को कहने से कौरव में अर्जुन जैसा बहादुर योद्धा होने के बावजूद भी दुर्योधन को ये लगा कि ये कायर है, पांडव डरपोक है, मेरे से डरते हैं, और वो युद्ध हुआ और उसका परिणाम सब जानते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान ने भी 1947 से लेकर 2025 तक उसके दिमाग में एक फितूर है कि भारत कुछ नहीं कर सकता, भारत एक सहनशील देश है। भारत के जो नेता हैं वो वोट बैंक की तरफ पहले देखेंगे, सेना की तरफ बाद में देखते हैं। ये बात वो अच्छी तरह से जानता है। हम आतंकवादियों को मारकर खुश होते हैं, पाकिस्तान की फौज को नहीं मारते। 30,000 से ज्यादा मदरसे पाकिस्तान में चलते हैं, एक मदरसे से एक आतंकवादी निकलेगा तो 30,000 कब तक मारते रहोगे उनको। हमारे देश ने हमेशा सुरक्षात्मक रवैया अपनाया है और उसकी कीमत हमेशा हमारी सेना ने चुकाई और हमारे नागरिक भी चुका रहे हैं। नीति ये होनी चाहिए कि दुश्मन को ढूंढो और मारो। दुश्मन अटैक करता है, उससे पहले हम उसको ढूंढकर मारेंगे। इसको बोलते हैं नीति, युद्ध नीति। हम इंतजार करते हैं कि कब दुश्मन हमें झापट मारेगा, तब आके हम बचाएंगे अपने आप को। और फिर जब भारतीय सेना लड़ाई जीत लेगी तो टेबल पर जाकर हम उसको वापस दे देंगे जमीन, जिससे उसका दुस्साहस और बढ़े। क्यों पीए को अभी तक नहीं ले रहा है? 1965 में जब लड़ाई जीत गए, जब दो पहलवान लड़ते हैं, जो छाती पे बैठ जाता उसकी चलती है नीचे वाले की। 71 में हम लड़ाई जीत गए, 90,000 उनके सैनिक हमारे पास थे, अरेस्ट किए थे हमने, प्रिजनर थे। क्यों पीओके को नहीं लिया गया? आज हम बोल रहे पीओके ले लो, पीओके ले लो। और आज भी मैं कह रहा हूं, भारत के 60% से ज्यादा लोग आप देख लीजिए, और इवन पाकिस्तान के नागरिक और पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान की सेना आज भी ये सोच रही है इस स्थिति में भी कि भारत हमला नहीं कर सकता। ये 8-10 दिन शोर मचाएंगे और फिर बैठ जाएंगे।
क्योंकि हमारा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। विश्व में जितनी मैंने मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें आज भारत को जो मौका मिला है, ऐसा मौका संसार में कोई भी युद्ध के लिए किसी को भी नहीं मिला है। अर्थात आप जितने भी युद्ध हुए, महाभारत रामायण को तो नहीं समझ पाएंगे लोग, लेकिन मैं प्रथम विश्व युद्ध से ही आप उसको सोचना शुरू करें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जितने युद्ध अभी भी चल रहा है, यूक्रेन का, रशिया का युद्ध चल रहा है। किसी भी युद्ध में किसी भी देश को पूरे संसार का समर्थन नहीं मिलता। देश के पूरे नागरिकों का समर्थन नहीं मिलता, देश की पूरी पार्टियों का समर्थन नहीं मिलता। 1962 की लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी छाती पीट रही थी। कारगिल वार के दौरान विदेश मंत्री नटवर सिंह कांग्रेस पार्टी के दिन भर फालतू के बातें करते थे और हम सुनते थे उनकी। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को सभी लोगों ने समर्थन दिया है। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है और ये अपॉर्चुनिटी है। अभी नहीं तो कभी नहीं। इस समय हमारी जो स्थिति है, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यदि इस बार हम चूक गए तो ये हमारी जनरेशन, हमारी आने वाली जनरेशन हम लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। हम लड़ना नहीं चाहते, हमें उकसाया जाता है और हमारी सहनशीलता की परीक्षा बार बार ली जाती है। हमारा विपक्ष बोलता है सिक्योरिटी लैप्स हुआ। मैं बोलता हूं कौन सा सिक्योरिटी लैप्स? कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं है। जब आप लोग किसी भी देश में जाकर आतंकवादी घटना नहीं करते हो, मेरे देश का कोई भी नागरिक बाहर जाकर किसी को परेशान नहीं करता है, तो मेरे देश में आकर कोई भी आदमी यहां पर बदमाशी करता है, आतंकवादी घटना करता है, तो मेरे को सिक्योरिटी लैप्स कहां हुई हो? उसकी हिमाकत क्यों होती है? क्यों मुझे चौकीदारा करने का मेरे घर का? क्या मैं सुरक्षित नहीं हूं? क्या मेरा वतन सुरक्षित नहीं है? मेरे घर पे मैं चौकीदार क्यों खड़ा करूं? लोगों को मेरे से इतना डर क्यों नहीं लगता? क्यों मेरी तरफ मुंह उठाकर देखे ही नहीं? 4 आतंकवादी को मारकर हम खुश हो जाते हैं, हमने इतने मारे, 500 मार दिए, 1000 मार दिए। क्या मार दिए? कितने मारोगे? मारते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? सेना का कौन सा महीना, कौन सा सप्ताह खाली जाता है कि हमारा जवान शहीद नहीं होता है? आप मीडिया के अंदर एक छोटी सी लाइन लिख देते हो तो बात खत्म। अभी 25 लोग 27 लोग जो हुए हैं, तब आप लोग शोर मचा रहे हो इतना ज्यादा। कब शहीद नहीं हो रहे थे? जवान तो रोज होते हैं। कोई न्यूज ही नहीं बनती। एक छोटी छोटी बात को 3-3 दिन तक गाए जाते हो मीडिया वाले। अब भी जो आपको मौका दिया है वो आपने थोड़ी लिया है, वो तो पाकिस्तान ने मौका दिया आपको कि लो करो हमारे ऊपर अटैक। सिंधु नदी का पानी रोकना क्यों अभी रोकेंगे हम? 1960 के बाद हम क्या कर रहे थे? क्या उससे हमें फायदा मिला? एक छोटा सा देश है, वो बार बार परमाणु बम की धमकी देता है हमको, हम डर जाते हैं।
राजनीतिक इच्छा शक्ति मर गई है और उसका कारण यह है तुष्टीकरण। हमारे देश में सबसे ज्यादा 50 साल से ज्यादा शासन कांग्रेस ने किया। उन्होंने हमारे लोगों की मानसिकता ऐसी बना दी है। आज भी हमारे जो शासन कर रही है सरकार, वो 100 बार सोचती है। अटल जी की सरकार को गिरा दिया था। कारगिल युद्ध में इतना अच्छा उन्होंने काम किया, फिर भी उनकी सरकार नहीं बनी। हमारा वोटर कब किस करवट बैठेगा कुछ पता नहीं चलता। इसकी वजह एक ये भी वजह है कि कोई भी सरकार कांग्रेस को छोड़कर कोई भी निर्णय लेती है तो झिझकती है। ये हमारा सबसे बड़ा वोटर्स का गलती है। हमारा देश बोलता है, जॉर्ज फर्नांडिस साहब आके हमें बोले थे जब रक्षा मंत्री बने थे कि हम फेंसिंग करेंगे। उस समय भी हम लोगों ने, हमारे में से एक जवान ने कहा था, हम क्यों फेंसिंग करते हैं, पाकिस्तान को करना चाहिए फेंसिंग, उसको डरना चाहिए हमसे, मैं क्यों फेंसिंग करूं, मैं क्यों पैसा बर्बाद करूं। सिक्योरिटी लैब्स क्या होती है? सिक्योरिटी लैब्स हम क्यों सिक्योरिटी करें? हमारी आने वाले को इतना डर होना चाहिए कि मैं जाके वहां करूंगा क्या, मार डालेंगे। छोटा सा देश है इजराइल, जाओ करो वहां। उसको तो छोटा देश समझकर कई बार हिमाकत कर जाते हैं लोग। हमारे को कैसे कर जाते हैं, इतना बड़े देश को। देश के वोटर को भी सोचना पड़ेगा। जो हमारे हिंदू भाई हैं, उन्होंने ये कसम खा रखी है कि हम तो जो हमारा धर्म है उसमें गाना बजाना, भजन गाना, ये तो हम सीखेंगे। श्री कृष्ण भगवान मुरली बजाते थे, उस पर हम गरबा करेंगे, दे डांडिया। लेकिन सुदर्शन चक्र चलाते थे, उस पर ध्यान नहीं देंगे बिल्कुल। श्री कृष्ण भगवान ने आपको ये 2 मैसेज दिए हैं। युद्ध करना पड़ेगा। और भारतीय हिंदू हमेशा ये सोचते हैं कि बस पुलिस और आर्मी की जिम्मेवारी है हमारी रक्षा करना, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। मैं मेरी रक्षा नहीं करूंगा, आप करो मेरी रक्षा। क्यों? आप क्यों नहीं करेंगे अपनी रक्षा? 142 करोड़ की आबादी में कितनी पुलिस रखोगे आप? एक आदमी पे माहौल बनाना पड़ेगा, वातावरण बनाना पड़ेगा। मेरे घर में चोर आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि उस घर में जाऊंगा तो मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे जरूर रख लेंगे वहां। ये स्थिति बनानी पड़ेगी। आप आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हो, मारते रहो और भेज देंगे वो। हमें जब पता है कि ये समस्या का शुरुआत कहां से हो रही है और कौन कर रहा है, तो हम उस पर प्रहार नहीं कर रहे हैं। उस पर करना पड़ेगा आपको प्रहार। अभी भी पाकिस्तान आर्मी को मारने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, और भर्ती कर लेंगे। हमारे शहीद होंगे, हम भी और भर्ती कर लेंगे। ये सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि हमको सबसे पहले पाकिस्तान की ताकत, जो उसका दुस्साहस है, वो उसका परमाणु बम है। वो फालतू में उसको लेकर आतंक फैला रहा है। पाकिस्तान को ये लगता है कि मेरे परमाणु बम की वजह से सारी मुस्लिम कंट्री मेरे पीछे आ जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं।
अगर भारत को पाकिस्तान को सुधारना है तो एक तरीका तो मोदी जी ने बहुत बढ़िया कर दिया, सिंधु जल जो संधि है वो समाप्त कर दी। दूसरा, इसके जितने भी परमाणु संयंत्र है उसको नष्ट कर दिया जाए। तीसरा, इसके जितने भी बड़बोले नेता हैं, इनका जो सेना अध्यक्ष है, वो सब लोग भाग जाएंगे पाकिस्तान छोड़कर। उन्होंने अपने परिवारों को पाकिस्तान से बाहर बैठा दिया है। अटैक उन पर होना चाहिए। अभी हमारे पास ऐसे ऐसे सिस्टम है, तकनीक है, बॉर्डर पे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। राजस्थान में कहा होता, बोले चोर को मत मारो, चोर की मां को मारो, तो चोर पैदा होना ही बंद हो जाए। और हमें पता है चोर की मां कौन है, जानते हैं हम लोग, लेकिन हमको उन पर प्रहार करना पड़ेगा। फेंसिंग हम नहीं बनाएंगे, फेंसिंग उनको बनाना चाहिए। उनको डर लगना चाहिए कि हम तुम्हारे अंदर घुसेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, युद्ध होता है, हमारी फौज जीतती है और हम वो एरिया टेबल पे आ जाते हैं। ये जो हमने जो निर्णय लिए हैं, समझौतावादी निर्णय, उसकी वजह से एक अदना सा पाकिस्तान बार बार हमें नुकसान करता है। अभी भी जानबूझकर उसने पहलगांव के अंदर ये मैसेज छोड़ने की कोशिश की, हिंदुओं को मारा, मुस्लिम को मत मारो। उसको पता था कि मैं ऐसा करूंगा तो हिंदुस्तान के अंदर भी 25 करोड़ मुस्लिम बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएंगे। लेकिन वो ये चीज भूल गया कि हिंदुस्तान में एपीजे अब्दुल कलाम की संतानें बैठी हैं। ये 1-2% निकम्मे हर जगह होते हैं, ये अपने देश की बात नहीं है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। ऐसे नमूने हर देश में हैं, गद्दार लोग, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी नहीं है। हमारे देश के लोगों ने पहलगांव के अंदर जो पाकिस्तान चाहता था वो होने ही नहीं दिया। इसके लिए मैं पूरे भारत की जनता को सैल्यूट करता हूं कि हम लोगों ने धैर्य नहीं खोया और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए। अगर कोई दूसरा देश होता तो वो चाहते थे वैसा ही होता, लेकिन हमारे एकता जो हुई है उसकी वजह से आज हमारा देश बहुत अच्छी स्थिति में है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको आज हर तरह का सपोर्ट मिला हुआ है, इसके ऊपर पूर्ण विराम लगाएं और इस युद्ध को जीतने के लिए फील्ड मार्शल मानेकशॉ वाली नीति अपनाई जाए। इनका कराची वाला इलाका जो पोर्ट है, जहां से इनका सारा कुछ आता है, उसको नेवी से घेरा जाए। इनके परमाणु संयंत्र जो है उनको खत्म किया जाए। इनके जितने भी बड़बोले नेता हैं उनके घरों पे अटैक किए जाए। इनके जो जनरल मुनीर है उसको पकड़ के किसी भी तरीके से उसको पकड़कर भारत में लाया जाए और उस पर मुकदमा चलाया जाए,
तब इनको अकल आएगी। ये अपने आप को वहां सुरक्षित समझ रहे हैं। बॉर्डर पर हम लोग युद्ध करेंगे उसका कोई मतलब लॉन्ग टर्म हमें कोई फायदा ना हो। ऐसे युद्ध तो हम बहुत कर चुके हैं। 3 तो मेरे को अच्छी तरह याद आ रहे हैं। क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा इन पर, क्योंकि इनका नुकसान नहीं होता है। जो टेबल पर जमीन दे के आ गया उसका क्या गया था? शहीद कौन हुआ? शिमला समझौता जिसने किया है उसका कुछ नहीं बिगड़ा है, हम लोगों के गए हैं। मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आता हूं जिसने सबसे ज्यादा फौज दी है। हमने देखा हमारे गांव की किलकारियां। अभी हमको एक ही बात है, अगर आगे सरवाइव करना है तो रोजाना का झंझट, हम सोचते हैं कि हम इनके साथ लड़ाई करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, इनका नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा, मानवीय नुकसान होगा। तो वो एक बार तो वैसे भी होना ही है, आपको वो तो करवा के ही मानेंगे। तो हम किस्त क्यों चुका रहे हैं इनको बार बार? क्यों ना एक बार ही भरपाई कर दी जाए। मेरा कहने का मतलब है आर और पार। जब तक पाकिस्तान के दिमाग से ये फितूर नहीं निकलेगा कि आपके अंदर अभी यहां पर समझौतावादी रुख नहीं चलेगा। कई बार आप किसी को क्षमा कर देते हो, आप उसके साथ उदारता दिखाते हो, तो वो आपकी उस उदारता को, उस बड़प्पन को आपकी बुज़दिली समझता है, कायरता समझता है। यही गलती पाकिस्तान कर रहा है। उस गलती से की वजह से वहाँ के जो 25 करोड़ लोग हैं वो भी परेशान हैं। इसलिए अंत में ये इस समय जो हम करने जा रहे हैं, इससे भारतीय लोगों को तो फायदा होगा ही। अगर इस बार हमने सही इलाज कर दिया तो पाकिस्तान की जो जनसंख्या जो है, जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन उनके ऊपर बैठे हुए जो लीडर हैं वो भेड़िए हैं। अगर नहीं है तो पता लगाओ। मैं बता रहा हूं, जनरल मुनीर के पूरा परिवार अभी पाकिस्तान से बाहर क्यों गया? इसी प्रकार हमारे में भी है। हमारे में भी बहुत से नेता हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता। जिस दिन इस देश में संकट आएगा, बहुत बड़ी तकलीफ आएगी, ये लोग नागरिकता लेके भी बैठे हैं, ये सब भाग जाएंगे। अब भारत की जनता को सोचना है कि हम किन लोगों को अपने लीडर चुने। ये हमारा सौभाग्य है कि हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं। आप एक बार गलती कर सकते हो, 2 बार गलती कर सकते हो, 3 बार गलती कर सकते हो, हर बार गलती थोड़ी कर सकते हो। आप कोई भी सरकार बनाते हो तो देश हित में कौन सी सरकार है आपको अच्छी तरह समझ में आता है। जो आपको फ्री देने की बात करता है, आपको ही पता है। मेरे को अच्छी तरह याद है, गुजरात के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग आए थे और गुजरातियों को भी उन्होंने कहा था हम तुमको सब कुछ फ्री में देंगे। आपको सुनकर अचंभा होगा कि वहाँ जो सुनने वाली पब्लिक थी, उन्होंने उन नेताओं को मंच पर ही मारना शुरू किया और भाग गए वहाँ से। और उन्होंने एक ही बात पूछा था कि आप लोग हमको फ्री में देंगे तो केजरीवाल के बाप दादों ने इतना खजाना छोड़ा हुआ है क्या?
या आम आदमी पार्टी के पास इतना खजाना है क्या कि हमको फ्री में गुजरातियों को सब कुछ दे देगी? हमारा ही पैसा दे रहे हो, हमारा ही जूता, हमारा ही सिर। मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई। और यही पैटर्न, हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए। क्या करेंगे फ्री में लेकर? आज जो पहलगांव के अंदर जो हमारे परिवार चले गए, उससे बड़ा नुकसान उनका और क्या कर सकता है कोई? और उनकी गलती क्या थी? कुछ नहीं। लोकल सपोर्ट पर जो कार्रवाई हो रही है इस समय, वो बिल्कुल सही हो रही है, आगे भी होती रहेगी। जब तक हम लोग हमारे देश की नीति में ये नहीं डालेंगे, हमको कोई सुरक्षात्मक नीति नहीं अपनानी है। हमें दुश्मन के दिमाग में ये बात डालनी है कि हमको नहीं छेड़ना भाई। डरना चाहिए हमारे पे कोई अटैक करे उससे पहले। इससे बड़ी सुरक्षा कुछ नहीं होती। मेरे पड़ोस में जो आदमी मेरे को पता है मुझे परेशान कर रहा है, तो मेरे खेत में वो क्यों आएगा? मैं जाऊंगा उसके खेत में। उसको ये डर होना चाहिए। वो बाउंड्री बनाए, हम क्यों बनाए बाउंड्री? ये तो अदने से नेता है हमारे, यहाँ बैठे बैठे बातें बनाते हैं। और जितने भी हमारे देश के ये बड़े नेता हैं, जज हैं, मानवाधिकार वाले हैं, इनको बॉर्डर पर भेजना चाहिए। ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन देख तो सकते हैं। जैसे आपने सर्वदलीय बैठक नहीं की, उस तरह से जितने भी जो हमारे नेता हमें आते हैं टीवी चैनल पर बताते हैं ऐसा करो, युद्ध ऐसे करो, ऐसे लड़ो। हमारे जज भी बताते हैं ऐसे करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका ये अधिकार है। मानवाधिकार का क्या हुआ? तो वो उनको, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो उनको बताना हमारा धर्म बनता है। तो ये मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से नम्र अनुरोध है कि कुछ ऐसा करो कि ये जो हमारे नेता हैं इतनी बड़ी बड़ी आइडियाज़ देते हैं आके, हम न्यूज़ चैनल पे रोज सुनते हैं, तो इनको वहाँ पर रखना चाहिए साथ में। उनको दिखाना चाहिए, उनसे वहाँ राय भी ले सकते हैं हम लोग कि हाँ बताओ कैसे करना है। युद्ध मत करो भाई, देखो तो सही। अब आप यहाँ एसी रूम में बैठ जाते हो, स्टूडियो में आके पूरी कहानी गा के चले जाते हो। अब कल परसों एक नेता बोल रहा था कि अभी तक अटैक क्यों नहीं किया? क्या अटैक क्यों नहीं किया? मतलब कोई का सिर फोड़ना है क्या? अटैक करेगा तो आर्मी कैसे करेगी? हम लोग 30 साल रहे हैं सेना में, तो आर्मी अपने हिसाब से करेगी। लेकिन वो बोले जा रहे हैं, बोलने का पैसा मिलता नहीं। कुछ आएंगे अभी मानवाधिकार वाले भी, तो इन सबको ग्राउंड रियलिटी पे मानना चाहिए। पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, पुलिस गोलीबारी कर देती है, आर्मी वाले कहीं गोली चला देते हैं। तो इनके साथ उन लोगों को, जहां पर आपको लगता है कि भी इनका केस इस न्यायालय में सुनाया जाएगा, इस न्यायालय में कोई सुनेगा, न्याय करेगा, तो उस न्यायाधीश को वहां पर होना चाहिए, जिससे कि वो उन्हीं से पूछ लेना चाहिए कि अभी देखो ये मॉब आ गई, अब ये सर हम क्या करें? वो मॉब को बताएंगे वो ऐसे करो। जब वो बाद में बता सकते हैं तो उस समय भी तो बता सकते हैं, जब चल रहा है काम, तो उससे न्याय मिल सकता है। तो ये सब चीजें बदलनी पड़ेंगी। हमारे नेताओं की, हमारे संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों की जब तक जवाबदारी हम सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। एक आदमी मुकदमा लड़ता है, सेशन कोर्ट उसको हरा देता है और वो हाई कोर्ट में जीत जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर हार जाता है। तो क्या संविधान की किताब तीनों कोर्ट में अलग अलग थी क्या? उसकी कोई जवाबदेही नहीं है कि भाई पिछले कोर्ट ने क्यों, ये आपने क्यों दिया? उस जज को कोई नहीं पूछेगा कि भाई आपने ये निर्णय दिया और ये बोल रहे नहीं है, तो फिर ये है क्या? एक वकील है, बार बार केस लड़ रहा है
और बार बार वो गलत आदमियों के केस लड़ रहा है, सबको पता है गलत केस लड़ता है, तो उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। वो बचा रहा है, उसको गलत आदमी को बचा रहा है, उसको भी पता है गलत है फिर भी बचा रहा है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं। करप्शन बोलते हैं, करप्शन कहाँ है? कोई एक आदमी आके मेरे को बाहर आके बता दे कि मतलब मैंने खुद, मेरा केस चल रहा है न्यायालय में, मानते ही नहीं है वो। पेपर पैसे निकल, वकील पैसा दिलवाते हैं कि भाई ये पेपर निकलवाने हैं, इसके पैसे दो। किसी को शक है तो मेरा आओ, मैं बता देता हूँ, चलो मेरे साथ आओ, मेरे पे अटैक करो, लाओ मेरे पे बनाओ, केस बनाओ और आओ, और मैं भारत के किसी भी कोर्ट में आपको लेके चलता हूँ, जिसको भी शक है आयो, और मैं वहां से कागज निकलवाऊंगा और बिना पैसे के अगर निकाल देंगे, नहीं निकालेंगे। और वकील साहब बोलेंगे आपको, जो न्याय दिला रहे हैं, जिनको न्याय दिलाना है, और जज साहब के नीचे बैठा हुआ आदमी, ये हालत है। इस पर किसी को कोई मतलब नहीं। जिसका काम है उसी को करना है, उसको छूट मिलना चाहिए। ये तो अभी बीजेपी गवर्नमेंट जब से बनी है तो इन्होंने सीडीएस दे दिया हमको, तो अभी हमको बहुत तसल्ली है। अब कोई भी हम अभी ये युद्ध लड़ेंगे, इसमें बहुत बढ़िया युद्ध लड़ा जाएगा। ये सीडीएस की डिमांड तो 40 वर्ष पहले से है, किसी ने सुना ही नहीं। एक कॉमन सेंस है, 10 साल के बच्चे को समझ में आ रही है बात कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के तीनों जो हेड हैं उनके ऊपर एक सीडीएस रख दोगे तो कितना बढ़िया तरीके से वो प्लान कर पाएंगे। आप उन तीनों के ऊपर आईएएस अफसर को रख रहे हो जिसको पता ही नहीं इंसाफ चलाई कैसे जाती है, उसको वेपन चलाना आता ही नहीं। जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनते हैं, जो जनरल बने, वो एनडीए से आते हैं, 16.5 साल में वो आ जाते हैं। सैनिक स्कूल वाले तो 11 साल में आ जाते हैं अंदर, उनकी पूरी जिंदगी उसमें निकल जाती है, और उसको एक आईएएस अफसर बताता है हाउ टू फाइट। यह हालत है। अब जाके सुधारा हुआ है कि सीडीएस बताए, सीडीएस तीनों से कॉम्बिनेशन करेंगे, और वो सीनियर होंगे उससे, उनको उनसे ज्यादा अनुभव होगा सीडीएस साहब को। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। मेरा वीडियो लंबा जरूर हुआ है, लेकिन मैंने जो भी बोला है कोई बिना लाग लपेट के बोला है। मैं 3-4 दिन से इस चीज़ पर चिंतन मनन कर रहा था। मैं ये वीडियो बिल्कुल होश हवास में बना रहा हूँ। अगर इस वीडियो में कोई चीज़ आपको गलत लगती है तो मुझे बताया जाएगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। ये मेरे यूट्यूब चैनल में मैं डाल रहा हूँ, किसी को कोई सुझाव देना है तो दे सकते हैं। अंत में आशा करता हूँ कि आज तक जैसा हुआ वैसा इस बार नहीं होगा, और इस बार पाकिस्तान को, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसका उदाहरण आने वाली सेनाओं को, आने वाले देश को दिया जाएगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है। जय हिंद, जय भारत।